गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। रोज की तरह मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने आपको गूगल मीट पे ऑनलाइन लेक्चर कैसे लेना है उसका भी एक वीडियो बनाया है और वो भी मैंने अपने चैनल पे रखा है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं उसे आपको ग्रुप में भी भेजूं, तो उसे भी आप देख सकते हैं। और दूसरी एक सूचना है कि मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप मेरे चैनल के पेज पर जाकर क्लिक करेंगे तो वो प्लेलिस्ट ऑप्शन आएगा, अलग अलग वीडियो प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अलग अलग प्लेलिस्ट के हिसाब से वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आपको सुविधा रहे कि कक्षा 11 वाले जो बच्चे हैं वो अपने 11वीं का वीडियो देख सकते हैं, 12 वाले बच्चे 12वीं का अलग वीडियो है, अकाउंट का अलग है। और भविष्य में मैं अभी 2-4 दिनों बाद स्टेट चालू करने वाला हूँ, अलग से स्टेट का भी वीडियो रखने वाला हूं। ग्रुप में तो मैं वो नहीं रख पाऊंगा क्योंकि ग्रुप में मैं आपको नहीं स्टेट पढ़ा रहा हूं, लेकिन यूट्यूब पे रख रहा हूं। तो अगर किसी को ज़रूरत लगे या अच्छा लगे तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अकाउंट का तो रोज़ मैं वीडियो रखता हूं, वो रखूँगा ही। तो इस तरह से आप प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग वीडियो देख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, क्योंकि वही हमारे लिए एक प्रोत्साहन है। आज दोस्तों हम लोगों ने, अब हमारा एक ही सवाल, आखिरी सवाल बाकी है, क्वेश्चन नंबर 19। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करने वाले हैं, लेकिन उसके समायोजनों की सिर्फ गणना करने वाले हम लोग, क्योंकि ये सवाल काफ़ी लॉन्ग है, लेंदी है, अभी तक बोर्ड के एग्जाम में नहीं आया और आता भी है तो इतने सारे टॉपिक नहीं आते, क्योंकि इसको करने में काफ़ी समय लगेगा। और अगर मैं पूरा सवाल करवाऊँ तो आपके लिए थोड़ा नीरस हो जाएगा और काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा 40-45 मिनट का, जो थोड़ा समझना आपके लिए मुश्किल होगा। इसके लिए इसको 2 भागों में बांट दिया है। आज मैं सभी समायोजनों का हल आपको सिखा दे रहा हूँ, उसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोगों में से अभी भी कई लोगों का होमवर्क नहीं आ रहा है, तो वो लोग होमवर्क भेजना है। होमवर्क इतना ज़्यादा कुछ रहता भी नहीं है। होमवर्क का मतलब मैंने जो आपको सवाल करवाया है वही सवाल आपको फेयर नोटबुक में लिखकर मुझे भेजना होता है, तो वो आप ज़रूर भेजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होमवर्क आना बंद हो गया है, तो वो इससे हमें भी निराशा होती है और आगे पढ़ाने की इच्छा नहीं होती। तो इसलिए आप होमवर्क जरूर भेजिए। तो आज मैं आपको सिर्फ समायोजनों का हल सिखाने वाला हूँ, इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा और अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो कल हम ये सवाल पूरा करेंगे और ये सवाल पूरा करने के बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। शनिवार को मैंने ग्रुप में सूचना डाल दी है, शनिवार को हम गूगल मीट पर एक ऑनलाइन लेक्चर लेने वाले हैं, जिसका समय 10 से 11 है, जिसका कोड या लिंक मैं आपको 9:50 तक ग्रुप में भेज दूंगा, उससे आप जुड़ सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स बाहर जाने वाले होंगे तो कोई और मोबाइल में आप जुड़ सकते हैं, उस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको उस पर लिंक भेज दूंगा। तो उस पर आप जुड़िएगा और उसकी कुछ सूचनाएं मैंने जो वीडियो में दी है, दूसरे वीडियो में, इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में, उसमें आपको ध्यान रखना है। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपको पता ही है कि हर बार की तरह आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा जब तक हम हल करना ना शुरू करें। जय और प्रफुल्ला, पेज नंबर 87 है। जय और प्रफुल्ला समान प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। सबसे आसान लाइन इस सवाल में यही है। इसके अलावा बाकी जो लाइनें हैं वो आपको थोड़ी समस्या दे सकती हैं। तारीख 31/3/17 के रोज सकल तलपट और समायोजनों पर से पीढ़ी का वार्षिक हिसाब तैयार करो। पेज नंबर 87 खत्म, 88 पे जाइए आप, तो आपको सकल तलपट मिलेगा, पूंजी आहरण, चालू खाता, माल स्टॉक, खरीदी बिक्री, माल वापसी, रोकड़ बैंक, हुंडिया, भाड़ा फरवरी 2017 तक। भाड़ा जो है वो फरवरी 2017 तक, जबकि हमारा वर्ष खत्म होता है मार्च 2017 को, और हमने चुकाया कब तक का है? फरवरी 2017 तक का, यानी 1 महीने का चुकाना बाकी है। तो कैसे होगा तो वो भी हम देख लेते हैं। तो भाड़ा कितना दिया हुआ है? 22,000 दिया हुआ है। भाड़ा कितना दिया हुआ है? 22,000। कितने महीने का? तो फरवरी तक, यानी 11 महीने का दिया हुआ है, क्योंकि मार्च हमारा आखिरी महीना होता है हिसाबी वर्ष का, तो फरवरी तक का दिया है, मतलब 11 महीने का 22,000 दिया हुआ है। तो 11 महीने का 22,000 है, तो 1 महीने का कितना, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो एक गुप्त समायोजन है भाड़ा का, तो मैंने लिख दिया पहले गुप्त समायोजन भाड़ा का। तो भाड़ा के लिए हम कैसे गिनेंगे? तो भाड़ा के लिए हम गिनेंगे 11 महीने का 22,000, तो 1 महीने का कितना, तो ऐसा अगर हम हल करेंगे तो कितना आएगा? 2,000 आएगा। तो ये 2,000 की असर कहाँ कहाँ होगी? तो चुकाना बाकी भाड़ा है, तो एक तो हम भाड़ा में, लाभ हानि के उधार में भाड़ा में जाकर जोड़ देंगे, और दूसरी असर हम पूंजी दायित्व में लिखेंगे। चलिए, भाड़ा के बाद मकान, मकान पर घिसाई, तो आपको पता ही है कि मकान पर, मकान भी दिया हुआ है, मकान पर घिसाई भी दिया है, और नीचे समायोजन में भी मकान पर घिसाई गिनने के लिए कहा हुआ है। तो पहले से जो घिसाई दिया हुआ है वो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और उसके बाद जो नई वाली घिसाई हो उसमें से माइनस करके लाभ हानि के उधार में लिखेंगे। उसकी भी मैं गणना करूँगा। आप
रेलवे नूर फर्नीचर की बिक्री दी हुई है, वहाँ पे तारीख लिखा हुआ है 1/10/16, उसको सुधार लेना है 1/4/16 करना है, नई बुक में 1/4/16 ही लिखा हुआ है। तो फर्नीचर और फर्नीचर की बिक्री जहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप 1/10/16 लिखा है, उसको सुधार कर आप 1/4/16 करिएगा। जिनकी नई बुक होगी उनके पास शायद 1/4/16 लिखा भी हो। देनदार और लेनदार वेतन, उसके बाद बीमा प्रीमियम 30/6/17 को पूरे वर्ष का 3600, ऐसे तो 5700 है बीमा प्रीमियम है 5700, लेकिन उसमें से जो 3600 वाला जो बीमा प्रीमियम है उसका वर्ष कब पूरा हो रहा है 30/6/17 को। तो ऐसा टॉपिक पहले भी आ चुका है, 30/6/17 को पूरा हो रहा है और हमारा वर्ष कब खत्म होता है 31/3/17 को, यानी हमने 3 महीने का क्या चुकाया है, एडवांस चुकाया है। तो माइनस अग्रिम चुकाया 3600 गुणे 3/12, 12 36, 3 3 9, 900 अग्रिम चुकाया माना जाएगा। बाहर घटाकर हम लोग लाभ हानि के उधार में लिखेंगे 4800, और 900 की जो दूसरी असर होगी वो हम संपत्ति लेना में लिखेंगे अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम। तो ये दोनों गुप्त समायोजन था, भाड़ा का और बीमा प्रीमियम का। उसके बाद डूबत ऋण और डूबत ऋण वापसी, प्रफुल्ला की लोन, ये भी एक गुप्त समायोजन है। प्रफुल्ला की लोन हम कहाँ लिखेंगे, पूंजी दायित्व में लिखेंगे। और प्रफुल्ला कौन है, साझेदार है, और साझेदार के लोन के ब्याज के बारे में ना कहा हो तो कितना % ब्याज गिनेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रफुल्ला की लोन पूंजी दायित्व में जाके लिखेंगे, पी की लोन 1/10/16 से है, कितना है 1/10/16 से, तो प्रफुल्ला की लोन 1/10/16 से 20,000 है, प्लस पूंजी दायित्व में हम जोड़ देंगे चुकाना बाकी ब्याज। ये ना लाभ हानि खाता है ना ये पूंजी दायित्व ना संपत्ति लेना, ये सिर्फ मैं गणना कर रहा हूँ, एक गणना का पेज है, ऐसा समझ के चलिएगा। नहीं तो आपको लगेगा कि लाभ हानि खाते का उधार का भी वहीं लिख रहे हैं, पूंजी दायित्व का भी वहीं लिख रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक पेज है, ऐसा समझ लीजिए। मैं आपको एंट्री करके दिखा रहा हूँ, गुप्त समायोजनों को यहाँ लिखूंगा, हल करूँगा, उसके बाद बाकी के जो समायोजन है उसको इस तरफ करूँगा, क्योंकि अभी आपको फिलहाल बाजू में मैं सवाल का इमेज दिखा रहा हूँ, इसकी वजह से। चुकाना बाकी, तो कितना ब्याज चुकाना बाकी कहलाएगा, तो 20,000 गुणे 6%, क्योंकि साझेदार के लोन के ब्याज के बारे में ना कहा 6%, और 6 महीना तो 6/12, 20,000 का 6% करेंगे तो 1200, और 6 महीने का करेंगे तो 600, जोड़ देंगे तो 20,600, और 600 की दूसरी एंट्री लाभ हानि खाते के उधार में चुकाना बाकी ब्याज के रूप में या लोन का ब्याज के रूप में लिखेंगे। उसके बाद वेतन मजदूरी लिखा हुआ है, उसमें से भी आपको वेतन कट कर देना, वह मिस्टेक है, वेतन मजदूरी नहीं होना चाहिए, सिर्फ मजदूरी होना चाहिए, क्योंकि वेतन तो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। उसके बाद बट्टा, व्यापार खर्च, विज्ञापन खर्च, यंत्र 31/12/16 के रोज वृद्धि हो रही है 12,000, तो ये भी एक गुप्त समायोजन भी है और उसके ऊपर समायोजन भी है, तो हम समायोजन में उसको हल कर लेंगे। अब सभी समायोजनों को पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद उसे हल करेंगे। तो पहला, अंतिम स्टॉक की बही कीमत 60,000 है, जिसमें 10% माल की बाजार कीमत 20% कम है, 20% माल की बाजार कीमत 10% कम है, जबकि शेष 42,000 की कीमत 25% कम गिनी गई है। ये पहला समायोजन पढ़ने के बाद ही आपको लग गया होगा कि सवाल क्यों सर इतना विशिष्ट कह रहे थे या लेंदी कह रहे थे। आज तक अंतिम स्टॉक कैसे दिया होता था, 10,000 है 50% कम है, या 10,000 की कीमत 15,000 है, या डायरेक्ट 55,000 है, ऐसा डायरेक्ट लिखा होता था। और आज कितना लंबा लिखा हुआ है, अंतिम स्टॉक की बही कीमत 60,000 है, जिसमें 10% माल की बाजार कीमत 20% कम है, 20% माल की बाजार कीमत 10% कम है, जबकि शेष 42,000 माल की कीमत 25% कम है। तो अंतिम स्टॉक की गणना से ही आप समझ जाएंगे कि ये सवाल कितना लंबा है। तो पहले गिनते हैं अंतिम स्टॉक। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ नंबर 1, समायोजन नंबर 1, अंतिम स्टॉक कितने का है, अंतिम स्टॉक 60,000, पहले लिख दिया मैंने 60,000। अब 60,000 का अलग अलग हिस्सा, 3 हिस्सा, कैसे 3,000, तो पहला कहा है 10% माल की बाजार कीमत 20% कम है। क्या लिखा है, अंतिम स्टॉक में जो 10% माल है उसकी बाजार कीमत 20% कम है। तो 60,000 का पहले 10% करेंगे तो कितना आएगा 6,000, और उसकी कीमत 20% कम है, अधिक होती तो हम गिनते ही नहीं, लेकिन कम है तो गिनना पड़ेगा। 6,000 का 20% करेंगे तो 1,200, घटाएंगे तो कितना आएगा 4,800। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 60,000 उसकी कीमत है, उसमें से 10% माल की बाजार कीमत 20% कम है। तो पहले मैंने क्या किया है, 60,000 का 10% किया है, 60,000 का 10% किया है तो कितना आया है 6,000, और उसका 20% कम है तो 6,000 का 20% किया है तो कितना आया है 1,200। 6,000 में से 1,200 घटाएंगे तो कितना आएगा 4,800। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे की लाइन अभी उसी में, 20% माल की बाजार कीमत 10% कम है। 20%, 60,000 का 20% कितना होगा 12,000, उसकी कीमत 10% कम है।
तो 12,000 का 10% कितना होगा 1200, घटाएंगे तो आएगा 10,800। और आगे क्या लिखा हुआ है, जबकि शेष 42,000 की कीमत 25% कम है। वो तो अच्छी बात है कि 42,000 दिया हुआ है, ऐसा भी लिखा हो सकता था कि शेष माल की कीमत 25% कम है, तो भी 42,000 अपने आप डिफरेंस से आपको खुद को निकालने आना चाहिए। इन्होंने 42,000 दिया है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका उपयोग कर लेंगे, लेकिन अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी निकल जाता। कैसे? तो 60,000 में से 6,000 और 12,000 यानी 18,000 घटाएंगे तो अपने आप यहाँ पे क्या बचेगा 42,000। दूसरा एक और तरीका है, ये 10% और ये 20% दोनों मिलाकर कितना हुआ 30%, तो बाकी कितना बचा 70%। तो 60,000 का 70% करेंगे तो कितना होगा 42,000। इसकी कीमत कितनी कम है, तो इसकी कीमत 25% कम है, तो माइनस, चलिए थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, 25% कम है तो 25% कम मैंने यहाँ गिनकर लिख लिया है 10,500। 10,500 जब आप 42,000 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 31,500। तो इस तरह से अंतिम स्टॉक की कीमत 4800 प्लस 10,800 प्लस 31,500 कुल मिलाकर 47,100। तो दोस्तों अंतिम स्टॉक की गणना कठिन है। अंतिम स्टॉक की एंट्री तो आपको पता है कि अंतिम स्टॉक व्यापार खाते के जमा में और पक्की तलपट के संपत्ति लेना में आएगा, लेकिन मेन था उसका कैलकुलेशन। तो ऐसे और भी बहुत सारे कैलकुलेशन है इस सवाल में, जिसे आप देखिए। दूसरा है पूंजी पर 10%, चालू खाते पर 9% और आहरण पर 12% की दर से ब्याज गिनना है। तो आपको लगेगा ये तो आसान है, तो आसान तो है इसकी एंट्री की पूंजी का ब्याज, यह चालू खाता दिया हुआ है तो चालू खाते के जमा में, लाभ हानि वितरण के उधार में, आहरण का ब्याज या चालू खाते के उधार में, लाभ हानि वितरण के जमा में, और चालू खाते का शेष जिसका उधार में है उसका उधार में, जिसका जमा में है उसका जमा में उसका ब्याज आएगा, और उसकी क्रॉस एंट्री लाभ हानि वितरण खाते में। लेकिन आज पूंजी और आहरण के बारे में भी नीचे कुछ कहा हुआ है, तो हम अगर डायरेक्ट ब्याज गिनने जाएंगे तो गलत हो सकता है, तो इसलिए आगे का समाधान पढ़ते हैं। आप तब तक टिक लगा देंगे पूंजी, आहरण और चालू खाता, इन तीनों पे नंबर 2। तीसरा है जय को मासिक वेतन 700 की दर से देना है, जिसमें 4 मास का वेतन उसने निकाल लिया है, जिसका समावेश वेतन में हो गया है। सबसे पहले जय कौन है, साझेदार, और साझेदार को मिलने वाला कोई भी रकम ये कहाँ आता है, तो पूंजी खाते या चालू खाते के जमा में, तो आज चालू खाता है इसलिए चालू खाते के जमा में, और लाभ हानि वितरण खाते के उधार में। लेकिन जय का वेतन जो 4 महीने का है उसने क्या किया है, निकाल लिया है, जिसका समावेश वेतन में हो गया है। तो मैं तीसरे समाधानों का हल लिख रहा हूं। तो वेतन देखेंगे आप सकल तलपट में पहले से दिया हुआ है वेतन, तो वेतन पहले से दिया हुआ है 20,000। उसमें से आपको क्या करना है, वो जो जय का वेतन है, जय का वेतन तो कितना देना है उसको, महीने का 700। 700 में से उसने कितने महीने का, 4 महीने का, 7 चौक 2800 उसने निकाल लिया है। उस लाभ हानि खाते के उधार में आपको वेतन लिखना है 20,000। उसमें से जे का जो वेतन है 700 गुणे 4 2800, वो उसने उसमें से क्या किया है, निकाल लिया है, उतना हम माइनस कर देंगे, तो 20 से 2 17,200। और ये 2800 की दूसरी असर लाभ हानि वितरण खाते के उधार में हम लिखेंगे जे का वेतन, लाभ हानि वितरण खाते के उधार में, लाभ हानि खाते में नहीं, ये ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे खाता नहीं बनाया, लेकिन ऐसे लाभ हानि वितरण खाते के उधार में लिखेंगे 2800। अब जय को देना कितना है, तो मासिक 700 देना है, तो 700 के हिसाब से 12 महीने का कितना होगा 8400। तो 4 महीने का तो यहाँ पे हो गया है, तो प्लस चुकाना बाकी के 8 महीनों का, यानी 700 गुणे 8 5600 यहाँ पे जोड़ देंगे, और 8400 बाहर लिख देंगे, और 5600 की दूसरी एंट्री यहाँ पे लाभ हानि वितरण के उधार में आया, तो यहाँ पे चालू खाते के जमा में आएगा, वेतन लिखकर जय के खाने में कितना आएगा 5600। तो इस तरह से 4 एंट्री हुई। पहले 2800 की 2 एंट्री हुई, एक तो वेतन में से माइनस, क्योंकि वो कर्मचारियों का वेतन नहीं था इसलिए उसमें से माइनस, और लाभ हानि वितरण के उधार में 2 एंट्री, और 5600 की भी 2 एंट्री हुई, एक लाभ हानि के वितरण के उधार में, वेतन में जय के वेतन में जोड़ देंगे, और चालू खाते के जमा में लिखेंगे। चौथा, तारीख 1/1/17 के रोज प्रफुल्ला अतिरिक्त पूंजी के रूप में 20,000 लाई थी। देखिए मैंने कहा था ना पूंजी का ब्याज गिनने के लिए, कि प्रफुल्ला ने क्या किया है, 1/1/17 को अतिरिक्त पूंजी के रूप में कितना लाया है, 20,000 लाया है। तो अब पूंजी का ब्याज हम कैसे गिनेंगे, तो समायोजन नंबर 2 और 4 को मिलाकर हम पूंजी का ब्याज गिनेंगे। 2 और 4 दोनों है उसमें, देखिएगा थोड़ा ठीक से, पूंजी का ब्याज गिनने वाले हैं हम। तो देखिए किस तरह से गिनेंगे पूंजी का ब्याज। सबसे पहले जय का, तो जय की पूंजी कितनी है, तो जय की पूंजी है 1 लाख। तो 1 लाख का 10% गिन लेंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 10,000। अब 1 लाख कहाँ मिला, तो आपको सकल तलपट में दिया हुआ है 1 लाख, जबकि प्रफुल्ला का पूंजी दिया हुआ है 1,40,000, जिसमें से 20,000 बाद में लाया गया है।
समावेश हो गया है, यानी अंतिम तारीख को तो 1,40,000 है, लेकिन शुरुआत से कितना रहा होगा, तो 1/4/16 से रहा होगा 1,20,000 और प्लस वृद्धि हुआ है 1/1/17 को कितने की, 20,000 की। इस तरह से मिलाकर 1,40,000 तो हो गया, लेकिन ब्याज गिनते समय दोनों का अलग अलग गिनना पड़ेगा। इसका 10% पूरे साल का आएगा 12,000 और इसका 10% 3 महीने का आएगा। 1/1/17 लिखा है तो 1/1/17 से 31/3/17 तक 3 महीना होता है, तो 3 महीने का आएगा इसका, तो इसका होगा 3 महीने का 500। तो उस तरह से जय के पूंजी का ब्याज होगा 10,000 और इसके पूंजी का ब्याज होगा 12,500। तो ऐसे आपको करना है, इसलिए मैंने कहा कि आज गणना ही हम सिर्फ सीखेंगे। और पूंजी की ब्याज की असर तो आपको पता है कि चालू खाते के जमा में और लाभ हानि वितरण के उधार में। उसी तरह से अब 5वां समायोजन देखते हैं। 5वें समायोजन में क्या लिखा है, जय ने प्रति मास की अंतिम तारीख को 1,000 का आहरण किया है, जबकि प्रफुल्ला ने 1/10/16 को दिन आहरण किया है। तो ये ऐसा टॉपिक आप पहले भी सीख चुके हो। तो अब हम दूसरे 5वें समायोजन को मिलाकर हम आहरण गिनेंगे, और आहरण में एक पॉइंट और है, 7वां नंबर का पॉइंट है, एक आहरण में और है कि प्रफुल्ला ने 1/12/16 के रोज निजी उपयोग के लिए 2,000 का माल ले गई थी, जिसका बिक्री बही में 2,400 से लेखा हो गया। यानी एक तरह से आहरण का ब्याज गिनने के लिए हमें समायोजन नंबर 2, समायोजन नंबर 5 और समायोजन नंबर 7 इन तीनों को ध्यान में रखेंगे, तब जाकर हम सही आहरण का ब्याज गिन पाएंगे। तो चलिए गिनते हैं सबसे पहले आहरण का ब्याज। तो पहले जे का, तो जे के बारे में क्या कहा गया है कि जय ने प्रति मास के अंत में आहरण किया है। कितना किया है तो वो नहीं लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर आप जय का आहरण चेक कर सकते हैं 12,000, और प्रति मास के अंत में उसने आहरण किया है एक समान रकम का, तो 12,000 भागे 12 करेंगे तो आपको मासिक आहरण मिल जाएगा 1,000। तो 1,000 गुणे आहरण पर ब्याज की दर देखने के लिए आपको समायोजन नंबर 2 में देखना होगा। आहरण पर ब्याज की दर कितना है, 12%, और प्रति मास के कब किया है उसने, तो देख सकते हैं उसमें लिखा भी है, जय ने प्रति मास की अंतिम तारीख को 1,000 का आहरण किया है। लिखा भी था 1,000, हमने फालतू वो गणना किया, 1,000 लिखा ही हुआ था। अंतिम तारीख को किया है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 66/12, और जब इसे आप हल करेंगे तो आपका जवाब आएगा 660। लेकिन प्रफुल्ला का अलग अलग बहुत सारा नाटक है, प्रफुल्ला के लिए अलग अलग आपको कैलकुलेशन करना होगा। सबसे पहले प्रफुल्ला का आहरण है कितना, तो 16,000 गुणे 12% और गुणे 6/12, क्योंकि प्रफुल्ला ने कब आहरण किया है, तो 1/10/16 को आहरण किया है। तो 16,000 गुणे 12% गुणे 6/12, क्यों, क्योंकि उसने 1/10/16 को आहरण किया है, तो कितना 960। उसका काम यहाँ पे ही खत्म नहीं हुआ, एक 7वें समायोजन में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तो मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि प्रफुल्ला ने 1/12/16 के रोज निजी उपयोग के लिए 2,000 का माल ले गई थी, जिसका लेखा बिक्री बही में 2,400 से हो गया। तो उसको मैं यहाँ दर्शा नहीं रहा हूँ, आपको मौखिक समझा दे रहा हूँ कि बिक्री बही में 2,400 से हो गया, तो बिक्री में से हम लोग माइनस करेंगे और देनदार में से भी माइनस करेंगे। 2 एंट्री होगी, जो भूल से आपकी असर हुई है उसको हम क्या करेंगे, बिक्री बही में हो गया तो बिक्री में भी माइनस करेंगे और देनदार में भी माइनस करेंगे। ये भूल को सुधार दिया। अब सही असर कहाँ कहाँ होगी, तो एक चालू खाते के उधार में लिखेंगे आहरण के रूप में प्रफुल्ला के खाने में 2,400, और एक खरीदी में से माइनस करेंगे आहरण से गया माल 2,400। तो इस तरह से 4 असर तो उस 2,400 की होगी, 2 असर 2,400 की और 2 असर 2,000 की। पहले 2,400 कहाँ से माइनस करेंगे, तो एक बिक्री में से माइनस करेंगे और एक देनदार में से माइनस करेंगे, क्योंकि भूल से जो आहरण था उसका लेखा बिक्री बही में हो गया है। बिक्री बही में यानी देनदार में भी हो गया होगा, तो बिक्री और देनदार में से माइनस करेंगे तो भूल सुधरेगी। और सही असर क्या था कि वो 2,000 का माल अपने निजी उपयोग के लिए ले गई थी, तो आहरण में उसका लेखा करेंगे, यानी चालू खाते के उधार में आहरण के रूप में लिखेंगे, और खरीदी में से हम माइनस करेंगे आहरण से गया माल, और दोनों जगह 2,000 से एंट्री करेंगे। और उसके बाद ब्याज गिनते समय भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्रफुल्ला का कि उस 2,000 का समावेश 16,000 में नहीं हुआ है, तो 2,000 गुणे 12% गुणे कब किया है उसने, 1/12 को किया है, मतलब 4 महीने का है, तो 4/12। जब ये आप हल करेंगे तो आपका आएगा 80, और इस तरह से जब दोनों को जोड़ेंगे तब आएगा 1,040। तो इस तरह से दोस्तों सिर्फ आहरण का ब्याज गिनना है तो आपको समायोजन नंबर 2, 5 और 7 तीनों को एक साथ देखेंगे तब पूरा होगा। उसके बाद 6ठा नंबर का जो समायोजन था बीच में वो रह गया था, वो देख लेते हैं। 6ठे नंबर के समायोजन में क्या लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है कि यंत्र पर 9% और फर्नीचर पर 5% घिसाई गिनो। तो यंत्र पे भी टॉपिक है, यंत्र कहाँ दिया हुआ है आपको, तो यंत्र सबसे लास्ट में दिया हुआ है, 52,000 मिला आपको। तो हम 6ठे नंबर का समायोजन हल करने जा रहे हैं, यंत्र और फर्नीचर का घिसाई। तो पहले यंत्र का घिसाई,
तो यंत्र आपको दिया हुआ है 52,000, लेकिन शुरुआत से 52,000 नहीं हुआ होगा, शुरुआत से कितना रहा होगा 1 4 16 से 40,000 ही रहा होगा। आप देख सकते हैं क्योंकि 12,000 की जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि जोड़कर वो लास्ट तारीख को उतना है। वृद्धि कब हुआ है तो 31 12 16 को कितने की वृद्धि हुई है 31 12 16 को, तो 12,000 की। तो इस तरह से 52,000 वर्ष के अंत में 52,000 रहा होगा। ऐसा हमें कहाँ लिखना है तो ऐसा हमें पक्की तलपट के संपत्ति लेना में सेम टू सेम यही प्रोसेस से लिखना है। कल मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आप पहले से लिख लिए होगे तो आपको समझ में आएगा। और दोस्तों जब तक इस वीडियो को 2 से 3 बार नहीं देखेंगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा विशिष्ट और काफ़ी सारी गणनाएं हैं। तो बारी बारी से रुक रुक के सबको देखेंगे एक एक समाजनों को तो ही आपको आएगा। इसलिए मैं सिर्फ आज समाजनों का हल ही ला रहा हूँ, क्योंकि लगभग आधे घंटे के लेक्चर में तो सिर्फ हल हो पाएगा। उसके बाद अब घिसाई गिनते समय आपको ध्यान रखना है कि जो पहले वाला जो 40,000 है उसका पूरा घिसाई आएगा। कितना घिसाई गिनने के लिए कहा गया है यंत्र पर, तो यंत्र पर कहा गया है घिसाई 1 मिनट, यंत्र पे कहा गया हुआ है 9%, तो 40,000 का पूरा 9% आएगा पहले वाले का, तो 3600। और जो दूसरा वाला है 12,000, उस 12,000 का 9%, लेकिन कितने महीने का 3 महीने का। आपको देखने से लग रहा है 4 महीने, लेकिन 4 महीना नहीं है, क्योंकि 31 12 लिखा है मतलब 12वां महीना पूरा हो चुका है। जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 3 ही महीने का है, तो इसका कुछ 270 आएगा। आप एक बार कैलकुलेशन कर लेना। 3870 यहाँ से माइनस करने के बाद जो रकम आएगा वो हम बाहर लिख देंगे 48,130। तो इस तरह से हम लोग पक्की तलपट के संपत्ति लेना में यंत्र का घिसाई लिखने वाले। पहले वाले यंत्र का घिसाई आया 3600 और दूसरे वाले यंत्र का घिसाई आया 270। उसी तरह से फर्नीचर की बात कर लेते हैं आप। फर्नीचर का घिसाई ये भी समाज नंबर 6 में ही है। तो फर्नीचर पे कितना परसेंट घिसाई गिनने के लिए कहा है 5%। और फर्नीचर कितना दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं फर्नीचर दिया हुआ है 84,600। बिक्री दिया हुआ है उसके नीचे, और बिक्री में तारीख दी है पुरानी बुक में 1/10/16, जिसको आपको सुधारना है। नई बुक में दिया हुआ है 1/4/16, तो वो एक अच्छी बात है कि पहले दिन ही बेच दिया है। तो बिक्री यानी कमी 1/4/16 को ही बेच दिया है, तो उसका घिसाई वगैरह नहीं गिनना है और उसमें कोई नुकसान वगैरह भी नहीं हुआ है, क्योंकि वही कीमत वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो और अच्छी बात है 14,600, तो राउंड फिगर आ जाएगा 70,000। और फिर इसका हम घिसाई गिन लेंगे 5% के हिसाब से। तो 70,000 का जब आप 5% करेंगे तो 3500 आएगा और बाहर आएगा 66,500। और ये दोनों के दोनों घिसाई, यंत्र का घिसाई भी और फर्नीचर का घिसाई भी, दोनों के दोनों घिसाई को हम उसमें से माइनस करेंगे और लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे। उसके बाद हमारा सभी समाजन लगभग हो गया। चालू खाते का ब्याज हमें मालूम ही है कि जो उधार में है तो उधार में लिखेंगे और जमा में है तो जमा में लिखेंगे, और क्रॉस एंट्री हम लाभ हानि वितरण में करेंगे। तो हमारा पहला समायोजन, दूसरा समायोजन, तीसरा समायोजन, चौथा समायोजन, पाँचवा समायोजन, छठा समायोजन, सातवां समायोजन हो गया। आठवां लास्ट 2400 का एक देनदार दिवालिया होने से 40 पैसा डिविडेंड मिल सकता है। तो 40 पैसा मिल सकता है मतलब कितना डूब जाएगा तो 60% रकम डूब जाएगा। तो देनदार में से पहले वो जो हमने बिक्री के रूप में लिख दिया वो माइनस करने के बाद डूबत ऋण कितना गिनेंगे वो खाली मैं लिख दे रहा हूँ। तो डूबत ऋण के रूप में हम 2400 का कितना परसेंट मिलने वाला है तो 40% मिलने वाला है। 40 पैसा मतलब 1 रुपये में 40 पैसा, 100 पैसे में 40 पैसा, यानी 60 पैसा डूब जाएगा, यानी 60% डूब जाएगा। तो 2400 गुने 60% करने पे जितना आएगा शायद 1440 आएगा, उतना रुपया डूब जाएगा। तो उतना हम देनदार में से माइनस करेंगे और लाभ हानि के उधार में डूबत ऋण में जोड़ देंगे। तो इस तरह से समायोजनों की सभी असर हो गई। इसे एक बार अच्छी तरह से देखिएगा। तो कल हम इस सवाल को पूरा कर लेंगे, बाकी के खाते बना लेंगे। कल मैं इसको हल वापस नहीं करूंगा, बस एक बार आपको हल्का फुल्का याद दिला दूंगा और इसके सभी खातों को बनाकर पूरा कर देंगे। तो हमारा वार्षिक हिसाब खत्म हो जाएगा। और फिर गूगल मीट पे जो हमारा शनिवार को लेक्चर है उसको अटेंड करिएगा। उसमें इस पाठ का जुड़ा हुआ जो भी रिवीजन है, कहाँ कहाँ किस सवाल में कुछ मुद्दे कठिन थे, वो सब की चर्चा करूँगा। और फिर हम सोमवार से कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।